हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग प्राचीन भारत VVI थ्योरी दोस्तों जो आप देख रहे हैं बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए दोस्तों मार्च में डेट दिया गया है 2024 के लिए है दोस्तों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी एग्ज़ाम लेती है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है, अगर जिन भाई बहनों का हिस्ट्री और पॉलिटी कॉम्बिनेशन बनता होगा दोस्तों वो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिए। हिस्ट्री में ये बुक्स जो करवा रहे हैं इसको अगर पूरा कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों थ्योरी, अगर थ्योरी आप 1 से 2 या 3 बार देख लेते हैं तो इससे बार आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, गारंटी लिख के दे सकते हैं। चलिए हम और पॉलिटी भी करवा रहे हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म से। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का पैटर्न है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम जो बुक करवा रहे हैं देखिए, दृष्टि का बुक है, क्विक बुक है दोस्तों। इससे IAS PCS का तैयारी करवाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का जो है चैप्टर 3 है दोस्तों, वैदिक सभ्यता पर हम लोग चर्चा करते हैं। पीछे हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर हम करा दिए। आज का जो चैप्टर है वैदिक सभ्यता मैंने वैदिक सिविलाइजेशन है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग भूमिका, वैदिक सभ्यता की भूमिका के बारे ऊपर चर्चा करते हैं। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक अर्थात आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी है, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है दोस्तों। चलिए, वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द यानी वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति को जो निर्माता जो लिखे दोस्तों वो कौन थे, आर्य थे दोस्तों। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट होता है दोस्तों। सर्वप्रथम मैक्स मूलर के ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था दोस्तों। आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों, संस्कृत थी। आर्य की क्या भाषा थी, संस्कृत थी दोस्तों। लेकिन मैक्स मूलर ने कब इसका प्रयोग किया था, तो 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग कर एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, अध्ययन की सुविधा के अनुसार। पहला भाग है ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है दोस्तों। दूसरा भाग आपका उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व दोस्तों। तो पहले हम लोग ऋग्वेदिक पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इस ऋग्वेदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व पर क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं। ऋग्वेदिक काल दोस्तों देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा उतना ही इस काल के लोग के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी, अतः इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों ये बिल्कुल सिंधु सभ्यता के विपरीत थी, और ये कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। आर्यों के आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था दोस्तों। कृषि उनके लिए कैसा था, गौण कार्य था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे।
इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य जो आए होंगे ईरान से होकर भारत में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट फिर देखिए, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए विद्वान है दोस्तों और आर्यों के मूल निवास स्थान है दोस्तों। प्रोफेसर मैक्स मूलर बोले थे कि मध्य एशिया से आए हैं, बैक्ट्रिया। मध्य एशिया से कहाँ से? तो बैक्ट्रिया से। और बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि हम उत्तरी ध्रुव से आए। कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से दोस्तों। डॉक्टर अवनीश चंद्र दास क्या बोले थे कि हम सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। डॉक्टर अवनीश चंद्र दास क्या बोले थे कि हम सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। और दयानंद सरस्वती बोले थे कि ये आर्य जो आए हैं तिब्बत से आए। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड बोले थे कि दक्षिण रूस से आए हैं आर्य। और गंगानाथ झा बोले थे कि ब्रह्म ऋषि देश से आए थे, ब्रह ऋषि देश से आए थे। गाइल्स महोदय बोले थे कि हंगरी अथवा डेन्यू नदी के घाटी से आए थे। अब प्रोफेसर पेंका बोले थे कि जर्मनी के मैदानी भाग से आए। प्रोफेसर पेंका बोले थे क्या? ये लोग जर्मनी के मैदानी भाग से आए दोस्तों। फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। मैक्स मूलर के हिसाब से आर्यों का मूल निवास क्या था मैक्स मूलर के अनुसार दोस्तों? तो मध्य एशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर अवनीश चंद्र दास का था कि सबसेंधव प्रदेश से आए थे। और दयानंद सरस्वती का था दोस्तों ये तिब्बत से आए थे। और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गर्नर चाइल्ड था कि दक्षिण रूस से आए थे। गंगानाथ झा बोले थे कि ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। और गाइल से महोदय बोले थे कि हंगरी तथा डेन्यू नदी घाटी से आए थे। अब प्रोफेसर पेंका बोले कि जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। चलिए नोट में हम लोग देखते हैं। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्समूलर के विचारों से सहमत हैं। आर्य मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया के निवासी थे। चलिए हम लोग भौगोलिक विस्तार देखते हैं। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है साथियों? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, सतुत्री, सतलज, विपाशा जिसे आज वर्तमान में ब्यास कहते हैं, पुरुषनी को अभी वर्तमान में रावी कहते हैं, अब वितिस्ता को आज के अपडेटेड दुनिया में झेलम कहते हैं दोस्तों, और अकस्नी को चिनाब कहते हैं। ये प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है दोस्तों सभी का। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था दोस्तों। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त दोस्तों। मनु स्मृति में संस्कृति और दृश्यदती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया दोस्तों। मनु स्मृति में सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है दोस्तों। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता क्या माना जाता है? केंद्र दोस्तों। देखिए ईयरली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BCE दोस्तों, मतलब बिफोर कॉमन एरा दोस्तों। उस समय का मैप आप देखिए किस तरह था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका गंगा व यमुना के द्वाब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया दोस्तों। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वैदिक संहिता में 31 नदियों की उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 31 नदियों का दोस्तों उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में
किया गया दोस्तों। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताता है दोस्तों। मतलब इस काल की सर्वाधिक नदी कौन सी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी दोस्तों? सिंधु थी, सिंधु को बताया गया। जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया दोस्तों। सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को साथियों, जिसे देवीतमा, मदेतमा और नदीतमा भी कहा गया दोस्तों। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मंजूवंत का भी उल्लेख किया गया दोस्तों। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मंजूवंत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक कालीन नदियां, चलिए हम लोग देखते हैं। इधर प्राचीन नाम दिया गया है साथियों और इधर आपका आधुनिक नाम दिया गया है, वर्तमान जो है। पुष्णी नदी का अभी वर्तमान नाम क्या है? रावी है दोस्तों। और सदुत्री का वर्तमान नाम क्या है? सतलज है दोस्तों। सदुत्री को हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं? सतलज के नाम से दोस्तों। और किसनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चेनाब के नाम से दोस्तों। बितिस्ता को अभी किस नाम से जानते हैं हम लोग? झेलम नदी के किनारे ना जानते हैं। बिपाशा को दोस्तों हम लोग ब्यास नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। गोमती को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोमल के नाम से जानते हैं। कुंभा या कुंभो दोस्तों, इसे किस नाम से जानते हैं? काबुल के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। सदानेरा को भी आप वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? गंडक के नाम से जानते हैं दोस्तों। कुमू को किस नाम से जानते हैं? कुरुम के नाम से जानते हैं दोस्तों। और सिंधु को भी किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? इंडस नदी के नाम से जानते हैं सिंधु को दोस्तों। सामाजिक स्थिति देखिए, सामाजिक स्थितियां कैसी थी? ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था दोस्तों। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी या आधारभूत इकाई परिवार या कुल था दोस्तों, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था दोस्तों। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में दोस्तों कैसी प्रथा प्रचलित थी? तो संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नृपत्री का प्रयोग होता था दोस्तों। कैसा शब्द का प्रयोग होता था? नृपत्री का दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र का उत्पन्न हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी दोस्तों। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था दोस्तों। मतलब ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था दोस्तों। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में था दोस्तों। विधवा का विवाह की प्रथा प्रचलन में था ऋग्वेदिक काल में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह का ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था दोस्तों, किंतु बहतू शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का घोतक है दोस्तों। बहतू शब्द जो था कन्या को दिए जाने वाले उपहार का घोतक था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के लिए भी खुले थे। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे दोस्तों। ऋग्वेद में लोपामुद्रा और घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है दोस्तों। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आजीवन जो अविवाहित, जो विवाह नहीं करती थी, उसे क्या कहते थे?
अमाजू कहते थे दोस्तों। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी दोस्तों। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था। महिला को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था। और ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था दोस्तों। ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं था दोस्तों। किंतु क्या था, यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं था। नेक्स्ट देखिए, आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आर्य जो है दोस्तों, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उपयोग करते थे। ऋग वैदिक काल में सोम और सूरा का प्रचलन था दोस्तों। ऋग वैदिक काल में सोम और सूरा का प्रचलन था। नेक्स्ट देखिए, आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और चर्म के बने होते थे। आर्यों के जो वस्त्र थे दोस्तों, सूती के बने थे, ऊन कपड़े के और चर्म के बने होते थे दोस्तों। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे उस समय दोस्तों। एक था अनुलोम विवाह, उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री, इसे बोलते हैं अनुलोम विवाह दोस्तों। उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री। और प्रतिलोम विवाह दोस्तों, उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष, इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने वाले विवेचना मिलता है दोस्तों। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने वाले विवेचन मिलता है। कान में कर्ण शोभन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी दोस्तों। इसके अतिरिक्त भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंकन एवं मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भिषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था दोस्तों। भिषज शब्द का प्रयोग जो ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था। भिषज अश्विन देवता को कहा जाता है। भिषज किसे कहते थे? अश्विन देवता को कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यक्षमा तपेदित का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है दोस्तों। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था दोस्तों। फिर राजनीतिक जीवन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था दोस्तों। ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे दोस्तों। ऋग्वैदिक लोग जो थे जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीलों का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था दोस्तों। कबीलों का एक राजा होता था जिसे हम लोग क्या कहते थे? गोप कहते थे। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया क्योंकि इसके 5 कबीले कुल थे। अनु, द्रुहु, पुरु, तरवसु और यदु। 5 कबीले थे दोस्तों। कौन कौन थे? अनु थे, द्रुहु थे, पुरु थे, तरवसु थे तथा यदु थे दोस्तों आज के। चलिए, ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या था? कुल था, यानी परिवार। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता दोस्तों। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण कैसे होता था? कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था दोस्तों। जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे। अनेक ग्राम मिलकर क्या बनते थे? विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था दोस्तों। जिसका प्रधान कौन होता था? विषपति होता था। विष से जन बनता था। विष से क्या बनता था? जन दोस्तों। जो कबीलाई संगठन था, इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था दोस्तों। इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। पहले देखिए, राजा होता था, फिर पुरोहित होता था, विषपति होते थे, फिर ग्रामणी होते थे, तब फिर कुलप होता था दोस्तों। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। पहले कौन होता था? राजा, फिर पुरोहित, फिर विषपति, फिर ग्रामणी दोस्तों, फिर कुलप होते थे। 10 राजाओं के साथ युद्ध 10 राग युद्ध यानी पुरुषनी रावी
नदी के तट पर भारत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों यानी 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया। दोस्तों एक बार फिर से देख लिया जाए। 10 राजाओं के साथ युद्ध, 10 राग युद्ध पुष्णी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों यानी 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास का विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट तो पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 हिस्सों में बटी थी। दोस्तों पहला हिस्सा देखिए क्या था, कुल था दोस्तों। दूसरा फिर ग्राम था। तीसरा फिर बीस था दोस्तों। चौथा फिर जन था। पांचवा फिर दोस्तों राष्ट्र था। फिर से देख लिया जाए। आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी 5 हिस्सों में बटी थी। पहला था कुल, फिर दूसरा ग्राम, तीसरा बीस, चौथा जन, पांचवा राष्ट्र। देखिए नेक्स्ट, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी। दोस्तों राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। राजा का जो प्रमुख कार्य कर्तव्य था कबीले की रक्षा करना। फिर नेक्स्ट देखिए, इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। इस काल में जो है दोस्तों अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति और विद्वत प्रमुख थी। दोस्तों इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, इनमें सभा, समिति तथा विद्वत प्रमुख थी। इन संस्थाओं में राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी, लेकिन सभा और विद्वत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। दोस्तों सभा एवं विद्वत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी साथियों। नेक्स्ट देखिए, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति क्या थी दोस्तों? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। दोस्तों समिति जो था दोस्तों ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी। समिति क्या कहलाती थी? केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। विद्वत आर्यों का प्राचीन संस्था था। दोस्तों विद्वत क्या था? आर्यों का प्राचीन संस्था। दोस्तों स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो थी दोस्तों सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट देखिए, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित होती थी। दोस्तों राजा तो जो था दोस्तों उस समय भूमि का स्वामी नहीं होते थे, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित होती थी। चलिए बलि देखते हैं। बलि एक प्रकार का कर था दोस्तों। प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। स्वेच्छा से दिया जाता था दोस्तों। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित और अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था। युद्ध के समय वह क्या करता था? नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन व्रातगण, ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां करती थी। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुराभेता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। दोस्तों आर्थिक स्थिति देखिए, ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। दोस्तों पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीयक पेशा था। दोस्तों कृषि जो था द्वितीयक पेशा था। दोस्तों इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों का अधिकांश लड़ाई
गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता है। गाय को क्या कहा जाता है? अष्टकर्णी भी कहा गया है दोस्तों, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है दोस्तों। गविष्ठ जो है दोस्तों, गाय की महत्ता को बताने वाला शब्द है। गाय को अधन्या, ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता है था दोस्तों। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले या घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी दोस्तों। पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। पनी नामक जो व्यापारी था दोस्तों, पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। नेक्स्ट देखिए, पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया क्योंकि वही गाय की दूध दुहती थी दोस्तों। पुत्री को दुहिता क्यों कहा गया था? सवाल अगर आ जाए पुत्री को दुहिता क्यों कहा जाता है, तो वह गाय का दूध दूहती थी, इसलिए उसे दुहिता कहा जाने लगा दोस्तों। घोड़ा देखिए, आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था दोस्तों। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे दोस्तों। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, लेकिन इसके अलावा भी गाय थे, बैल थे, भैंस थे, बकरी थे, ऊंट आदि पशु भी थे दोस्तों। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यव जौ का उल्लेख मिलता है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल तीन ही शब्द हैं, उदर, धान्य और संपत्ति। जहाँ उदर का अर्थ अन्न मापक बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ अनाज होता है। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं। व्यापार देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्यापार पर पनी लोगों का अधिकार था दोस्तों। व्यापार पर किसका अधिकार था? पनी लोगों का। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़े सहित निष्क का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण, आभूषण या सोने के टुकड़ा होता था। वेकनाट सूदखोर थे दोस्तों। वेकनाट जो थे सूदखोर थे, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे दोस्तों। वेकनाट कौन थे? सूदखोर थे, जो अधिक ब्याज लेते थे। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर और चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। सोना के लिए हिरण्य शब्द, सोना के लिए क्या था दोस्तों? हिरण्य शब्द मिलता है, लेकिन कपास का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता था। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता था कि ऋग्वेदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी दोस्तों। चलिए, अयस शब्द का प्रयोग इस काल में, अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ, जिसकी पहचान संभवतः तांबे यानी कॉपर या कांसे, ब्रॉन्ज के रूप में की गई। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। इस काल के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, ऋग्वेदिक काल के दोस्तों। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखिए दोस्तों। उर्वरा दोस्तों, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, और लांगर, सिर, हल को लांगर और सिर कहते थे। आधुनिक नाम, प्राचीन नाम लांगर था, सिर था, लेकिन आधुनिक नाम हल हो गया दोस्तों। और वृक को आधुनिक नाम बैल बोलते थे। बैल को पहले वृक बोलते थे, अभी बैल बोलते हैं दोस्तों। करीस, सकृत प्राचीन नाम है दोस्तों, इसे गोबर की खाद बोलते हैं। पहले प्राचीन नाम क्या था? करीस या सकृत दोस्तों। सीता, पुराना नाम सीता था दोस्तों, और वर्तमान नाम है हल से बनी नालियाँ। हल की बनी नालियाँ को आज के डेट में हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान नाम है। और प्राचीन नाम क्या था? सीता था। अब्बल हो गया कूप दोस्तों। कुआं को प्राचीन में बोलते थे अब्बल, और अभी वर्तमान में कुआं बोलते हैं, कूप जिसे हम लोग बोलते हैं। किवास प्राचीन नाम है दोस्तों, और इसका वर्तमान नाम हलवाहा हो गया। अब पर्जन्य दोस्तों,
बादल को कहते थे। प्राचीन नाम बादल का क्या था? पर्जन्य था। अभी बादल है। उदर, उदर प्राचीन नाम है दोस्तों, और अनाज मापने वाला यंत्र को बोलते हैं। वर्तमान अनाज मापने वाला यंत्र हो गया दोस्तों उदर। तक्षण, बढ़ई को प्राचीन नाम बढ़ई का था तक्षण दोस्तों, तक्षण था। और वैद्य का प्राचीन नाम भिषज था दोस्तों। ऋण लेने वाले बलि देने, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को प्राचीन में क्या बोलते थे? कुशीद बोलते थे दोस्तों। बैलगाड़ी वर्तमान नाम है और प्राचीन में इसे अनस कहते थे। फिर से देखिए, एक बार चलते रिवीजन करते हैं। बैलगाड़ी को आधुनिक नाम बैलगाड़ी है, लेकिन प्राचीन में इसे क्या बोला जाता था? अनस दोस्तों। और ऋण लेने वाले बलि देने की प्रथा को प्राचीन में क्या बोला जाता था? कुशी दोस्तों। अब वैद्य को प्राचीन में क्या बोला जाता था? त्रिभिषज दोस्तों, भिषज बोला जाता था वैद्य को दोस्तों। बढ़ई को प्राचीन में क्या बोला जाता था? तक्षण दोस्तों। अनाज मापने वाले यंत्र को प्राचीन में क्या बोला जाता था? उदर दोस्तों। और बादल को प्राचीन में क्या बोला जाता था? पर्जन्य दोस्तों, पर्जन्य। और हलवाह को प्राचीन में क्या बोला जाता था? किवास दोस्तों। और कुआं को प्राचीन में क्या बोला जाता था? अव्वल दोस्तों। और हल की बनी नालियां को प्राचीन में क्या बोला जाता था? सीता दोस्तों। गोबर की खाद को प्राचीन में क्या बोला जाता था? करीस, सक्रिय दोस्तों। और बैल को प्राचीन में क्या बोला जाता था? वृक दोस्तों। और हल को प्राचीन में क्या बोला था? लांगर या सीर। उपजाऊ भूमि को प्राचीन में क्या बोला जाता था? उर्वरा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति देखिए दोस्तों। ऋग वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु है दोस्तों। मतलब क्या बोला गया? फिर से देख लीजिए। ऋग वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों का उद्देश्य भौतिक सुखों यानी पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था दोस्तों। आर्य बहुदेववादी थे। आर्य कैसे थे दोस्तों? बहुदेववादी होते थे। आज कैसा होता था? आर्य का जो धार्मिक स्थिति था दोस्तों, बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी दोस्तों। देखिए, आकाश के देवता को बोलते थे सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण और विष्णु। सविता, आदित्य, उषा, अश्वनी, ये किसे बोलते थे? आकाश के देवता इतने थे दोस्तों। सूर्य थे, धौस थे, वरुण थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु थे, सविता थे, आदित्य थे, उषा और अश्वनी। और अंतरिक्ष के देवता देखिए, अंतरिक्ष के देवता दोस्तों इंद्र था, रुद्र था, मारुत था, वायु था, पर्जन्य था, यम था, प्रजापति आदि, ये सब अंतरिक्ष के देवता थे दोस्तों। अब पृथ्वी के देवता कौन थे? अग्नि थे, सोम थे, पृथ्वी और बृहस्पति और सरस्वती, ये सब पृथ्वी के देवता कहलाते थे। पृथ्वी के देवता कौन कौन थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, ये सब पृथ्वी के देवता कहलाए दोस्तों। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र को कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त दोस्तों। इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता, मतलब इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता था। वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं दोस्तों। इंद्र जो हैं इसके महत्वपूर्ण देवता हैं, आर्यों के महत्वपूर्ण देवता हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। दूसरे देखिए दोस्तों, दूसरे महत्वपूर्ण देवता आपका अग्नि थे दोस्तों, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना था दोस्तों। तीसरे में देखिए, तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे दोस्तों, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित है, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरुण को ऋतैष गोपा भी कहा जाता है दोस्तों। वरुण को क्या कहा जाता है? ऋतैष गोपा दोस्तों। गायत्री मंत्र सविता यानी सावित्री देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे दोस्तों। कौन थे? विश्वामित्र दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सोम पेय पदार्थ का देवता माना जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। धौस को ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। किसे दोस्तों? धौस को।
नेक्स्ट देखिए नदी नदी की देवी सरस्वती थी दोस्तों, जो बाद में विद्या की देवी हो गई थी। ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा उल्लेख नहीं मिलता दोस्तों, ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषण, ऋग वैदिक काल में पशुओं का देवता होता था पूषण दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गए दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए पूषण दोस्तों? शूद्रों के देवता हो गए। नेक्स्ट देखिए रुद्र अनैतिक आचरण से, रुद्र जो है अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है दोस्तों। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर कहा जाता है। रुद्र को कभी कभी शिव या और कल्याणकर भी कहा जाता है दोस्तों। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना या यज्ञ थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अरण्ययानी, ऋग वैदिक काल में जंगल की देवी होती थी दोस्तों। अरण्ययानी, ऋग वेद में जंगल की देवी अगर पूछ ले तो कौन होती थी? अरण्ययानी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ऋग वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में की गई दोस्तों। ऋग वेद में प्रथम और 10वें मंडल की रचना सबसे अंत में की गई दोस्तों। अब यहाँ चलिए हम लोग उत्तर वैदिक पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ऋग वैदिक आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा उत्तर वैदिक काल दोस्तों। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच इसकी घटना हुई दोस्तों। चलिए इसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालते हैं, समझते हैं। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष, मतभेद और ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था दोस्तों। इस काल में धर्म, दर्शन और नीति और आचार विचार, मत विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गई दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद और अरण्यक प्रमुख है दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है और अरण्यक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हुई। सामान्यतः क्या हुआ? लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं दोस्तों। चलिए इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभान एक महत्वपूर्ण साक्ष्य दोस्तों। इस काल के लिए, उत्तर वैदिक काल के लिए चित्रित धूसर मृदभान महत्वपूर्ण साक्ष्य दोस्तों। इस संस्कृति के लोगों के मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वाब तक था दोस्तों। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र क्या था? मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वाब तक था दोस्तों। ये हम लोग उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार देखते हैं। सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सदानीरा यानी गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना द्वाब का उत्तरी भाग तक आ गया था। तो चलिए 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, नर्मदा और सदानीरा गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। मतलब सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, नर्मदा और सदानीरा गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककूद, क्रोच, मेनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। सामाजिक स्थिति देखते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या थी? उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वन व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वन व्यवस्था में क्या आने लगी? कठोरता दोस्तों।
वर्णों का आधार क्रम पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे दोस्तों, व्यवसाय जो है अनुवांशिक होने लगे। नेक्स्ट देखिए, इस समय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों। ब्राह्मण के लिए यही यानी आइए, और क्षत्रिय के लिए लिए, आगाही आगाही आओ, और वैश्य के लिए आद्रव जल्दी जाओ जल्दी आओ, और शूद्र के लिए अबाध आधाव आधाव था दोस्तों, शूद्र के लिए आधाव दौड़कर आओ शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहता है? द्विज कहा जाता है दोस्तों। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, लेकिन चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था दोस्तों। यहीं से शूद्रों को अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई दोस्तों। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया दोस्तों, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था दोस्तों। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपन कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया पुत्री को ऐतरेय ब्राह्मण में? कृपन। नेक्स्ट देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जैसे गौरगी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती आदि दोस्तों। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू ग्रंथ देखिए दोस्तों। हिंदू ग्रंथ आपका याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की 2 प्रमुख टीकाएं हैं, मिताक्षरा और दया भाग दोस्तों। हिंदू ग्रंथ की 2 प्रमुख टीकाएं हैं, मिताक्षरा और दया भाग दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने ग्रंथ के मिताक्षरा और दया भाग दोस्तों। इस ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी दोस्तों। इसकी रचना जीमूत वाहन ने की थी दोस्तों, दया भाग की रचना। अब विज्ञानेश्वर मिताक्षरा की रचना करते हैं। इसके अनुसार पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार माना गया, और दया भाग के अनुसार दोस्तों पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र की संपत्ति पर अधिकार माना गया। पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र की संपत्ति का अधिकार माना गया। और नेक्स्ट देखिए, यह मिताक्षरा में देखिए, यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 2005 में संशोधन का आधार ग्रंथ है दोस्तों। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। पारिवारिक जीवन किसका था दोस्तों? ऋग्वेद के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ क्या हो गया? एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक और मछली और हाथी और बाघ आदि का ज्ञान हो गया था दोस्तों। 16 संस्कार हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। गर्भधान, पहला संस्कार गर्भधान है दोस्तों। फिर सीमंतोनयन है, पहला गर्भधान। फिर दूसरा पुंसवन है दोस्तों, पुंसवन।
और तीसरा सीमंतोन्नयन, और चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्कर्म, छठा अनास अन्नप्रशासनम, आठवां चूड़ाक्रम, नौवां कर्ण वेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत अथवा गोदान, सामवर्तन, 14वां विवाह, 15वां, 16वां अंत्येष्टि। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विवाह के 8 प्रकार हैं। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। चलिए प्रशंसनीय विवाह। ब्रह्म कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग वर खोज कर उससे अपनी कन्या का विवाह कराना ब्रह्म विवाह है दोस्तों। अब देव विवाह किसे बोलते हैं? देव है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता है दोस्तों। आर्ष किसे कहते हैं? कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहते हैं। और प्रजापत्य दोस्तों, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करते हैं। वर जो है स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांगकर विवाह करता है, उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निंदनीय विवाह पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 5वां क्या है? असुर विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय करना, ये असुर विवाह है दोस्तों, मतलब बेचना। छठा देखिए गंधर्व। यह प्रण विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होते थे। गंधर्व विवाह किसे बोलते हैं? यह प्रण विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होते थे। और 8वां है पेचास विवाह दोस्तों। सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना दोस्तों, इसे पेचास विवाह कहते हैं। 8वां राक्षस विवाह दोस्तों। बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह करना, इसे राक्षस विवाह कहते हैं। राजनीतिक स्थिति चलिए देखते हैं हम लोग। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस काल में पहली बार क्या हुआ? क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। और उदय हुआ था कबीले पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश का शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक था, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था दोस्तों। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट यानी एकराट और अधिराज आदि नामों से भी जाना जाने लगा दोस्तों। इस काल में सभा और समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हो गया। इस काल में सभा और समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव छीन हुआ दोस्तों, यानी छीन लिया गया। विद्वत नामो निशान नहीं रहा। विद्वत जो था दोस्तों, नामो निशान मिट गया उसका। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था। आरंभ में पंचाल जो था दोस्तों कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया दोस्तों। इस काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।
यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। मतलब यजुर्वेद में दोस्तों राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री और विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। चलिए, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वेदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेनानी और सेनापति दोस्तों। सूत, राजा का सारथी को सूत कहते थे दोस्तों उस समय। सेनानी, सेनापति था, राजा का सारथी सूत था। तो ग्रामनी दोस्तों, गांव का मुखिया को उस समय ग्रामनी बोला जाता था दोस्तों। भाग दूध दोस्तों, कर संग्रहकर्ता को भाग दूध बोला जाता था। भाग दूध किसे बोला जाता है? कर संग्रहकर्ता को दोस्तों। संग्रहिता किसे बोला? कोषाध्यक्ष को संग्रहिता बोला जाता था दोस्तों। अच्छावाप, पासे के खेल में राजा के सहयोगी को अच्छावाप कहते थे। छता दोस्तों किसे बोलते थे? प्रतिहारी को छता बोलते थे। गोविक कर्तन किसे बोलते थे दोस्तों? जंगल विभाग का प्रधान को गोविक वर्धन बोलते थे। जो गोविक कर्तन जंगल विभाग का प्रधान था दोस्तों। पालागल विदूषक था दोस्तों। पालागल कौन था? विदूषक था। महिषी मुख्य रानी थी। महिषी मुख्य रानी को महिषी बोलते थे दोस्तों। पुरोहित, धार्मिक कृत्य करने वाले को पुरोहित बोलते थे। युवराज, राजकुमार को युवराज बोलते थे दोस्तों। देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था, क्षेत्र, शासन और उपाधि दोस्तों। पूर्व में साम्राज्य बोला जाता था। पूर्व में साम्राज्य, उपाधि था सम्राट। पश्चिम में स्वराज बोला जाता था, उपाधि था सौराट। उत्तर में वैराज बोला जाता था, शासन कर रहे थे ये सब, इसे विराट बोला गया उत्तर में दोस्तों। दक्षिण में भोज, इसे भोज बोला गया दोस्तों। मध्य प्रदेश में राज्य, जिसे राजा बोला गया दोस्तों। पूर्व में सम्राट था जिसे सम्राट। अब पश्चिम में क्या था? पश्चिम में स्वराज, जिसे सौराट बोला गया। उत्तर में वैराज, विराट बोला गया। दक्षिण में भोज बोला गया दोस्तों। मध्य देश में राज और राजा बोला गया। चलिए हम लोग धार्मिक जीवन पर, आर्थिक स्थिति पर थोड़ा चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल की। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं दिया गया। जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया था। यजुर्वेद में लोहे के लिए क्या किया गया था? श्याम अयस और कृष्ण अयस दोस्तों। कौन कौन था? श्याम अयस और कृष्ण अयस दोस्तों। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए दोस्तों। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों और कुशलता और व्यापार वाणिज्यिक से विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों जैसे मृत भांडों से परिचित थे। काले और लाल रंग के मिश्रित मृतभांड, काले रंग के मृतभांड, चित्रित धूसर मृतभांड और लाल मृतभांड दोस्तों उत्तर वैदिक काल के सब मृतभांड थे दोस्तों।
चार बर्तन थे, चार प्रकार के बर्तन थे दोस्तों। मृदभानों से परिचित थे कौन कौन? काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभान, काले रंग के मृदभान, चित्रित धूसर मृदभान और लाल मृदभान। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था दोस्तों। श्रेष्ठिन जो था श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल, रतिका तथा गुंजा आदि माप की एक भिन्न भिन्न इकाई थी। निष्क जो ऋग्वेदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माने जाने लगा दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में क्या माने जाने लगा? मुद्रा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, व्यापार यानी पन द्वारा संपन्न होता था। व्यापार किसके द्वारा संपन्न होता था? पन द्वारा संपन्न होता था। अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। सामान्य लेन देन में किसका प्रयोग किया जाता था? वस्तु विनिमय का दोस्तों। निष्क और शतमान और कृष्णल, पाद मुद्रा के प्रकार थे दोस्तों। कौन कौन मुद्रा के प्रकार थे उत्तर वैदिक काल में? निष्क था, शतमान था, कृष्णल था और पाद था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक आर्यों की समुद्र का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है दोस्तों। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा का भी चर्चा है दोस्तों, जिससे वाणिज्यिक एवं व्यापार का संकेत मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण एवं लोहे का अतिरिक्त इस युग में आर्य टीन, तांबा और चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में जो है स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य ने टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। नेक्स्ट देखिए, धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। धातु जो था दोस्तों शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार की उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन यानी ऊन, सज यानी सन का उल्लेख इस काल में मिलता है दोस्तों। कपास का उल्लेख नहीं मिलता उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ऊन और सन का उल्लेख मिलता है। सिक्के का अभी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। सिक्के का जो है अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था दोस्तों। ऋण देखिए, इनकी संख्या 3 थी दोस्तों। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण दोस्तों। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। प्रत्येक व्यक्ति को जो दोस्तों 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। पितृ ऋण दोस्तों संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था होता था उसे पितृ ऋण कहते थे। संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। ऋषि ऋण दोस्तों, ऋषि ऋण हो गया अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। और देव ऋण दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। धार्मिक स्थिति देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, द्वाब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य पुरु और पंचालों एक के दूसरे प्रदेश में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान व मंत्र विधियां भी प्रचलित थी दोस्तों। ऋग्वेदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र यानी पशुओं
के देवता। अब विष्णु लोगों के पालक माने जाते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता होते थे वो अब शूद्रों के देवता हो चुके थे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख, आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई। आरण्यकों में उल्लेख है, लेकिन आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। इस काल के दो महाकाव्य थे। महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, जिसका पुराना नाम क्या था? जय संहिता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तथा दूसरा महाकाव्य रामायण था दोस्तों। वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वैदिक आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता नगरीय थी, यानी शहरी थी दोस्तों। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। और सिंधु घाटी में देखिए दोस्तों, सिंधु सैंधव सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांसे से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट चलिए हम लोग उत्तर वैदिक में बहुदेववाद के समर्थक थे और वैदिक आर्य यज्ञ करते थे। वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वैदिक आर्य जो थे दोस्तों, वे लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन सैंधव सभ्यता में धर्म का स्वरूप अलौकिक था। सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा, मूर्ति पूजा के समर्थक थे सैंधव सभ्यता में, लेकिन वैदिक सभ्यता में विरोधी थे। ऋग वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। हाथी और बाघ से ऋग वैदिक जो आर्य थे वो परिचित नहीं थे, लेकिन सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे और हाथी और व्याघ्र से परिचित थे दोस्तों। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शस्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, लेकिन सैंधव सभ्यता लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार पितृसत्तात्मक होता था, लेकिन सैंधव सभ्यता का समाज परिवार आधारित था। हालांकि यहाँ परिवार मातृसत्तात्मक था दोस्तों। यहाँ परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल में कैसा था? वैदिक आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इस काल के मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है, लेकिन इस काल में प्रत्येक वेद के लिए पुरोहित हो गए थे। वेद और पुरोहित, ऋग्वेद के पुरोहित होत्री कहलाते हैं, सामवेद के पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं, और यजुर्वेद के पुरोहित अथर्वयु कहलाते हैं। अथर्ववेद के पुरोहित ब्राह्य कहलाते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्य, यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद के उद्गाता और ऋग्वेद के होत्री दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों यानी सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत का बीजारोपण हुआ है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा, वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक देखिए दोस्तों। च्वार के दर्शन हो गया, प्रवर्तक, दर्शन और प्रवर्तक देखिए दोस्तों। च्वार के च्वार्क हो गया, योग का पतंजलि योग सूत्र हो गए, सांख्य के कपिल हो गए, न्याय के गौतम हो गए दोस्तों। अब पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गए, उत्तर मीमांसा के बादरायण हो गए, वैश्विक के कनाद और
उलूक हो गए दोस्तों। फिर से एक बार देख लिया जाए, च्वार के क्या हो गए, च्वार के दोस्तों योग के पतंजलि हो गए, सांख्य के कपिल हो गए, न्याय के गौतम हो गए, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गए, उत्तर मीमांसा के वादरायण हो गए, वैश्विक के कनाद उलूक हो गए दोस्तों। चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता, परीक्षित को क्या कहते हैं, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जा गया। अब पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ मिलती है, बृहदारण्यक उपनिषद में दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है दोस्तों सर्वप्रथम। उपनिषद को स्पष्टतः यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई। उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ दोस्तों। परंतु बाद में जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दोस्तों। इस उपनिषद में मिलता है, जवालोपनिषद में दोस्तों उल्लेख मिलता है। प्रमुख यज्ञ देखिए, अश्वमेध यज्ञ दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है। राजा के द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, उसे बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ देखिए, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित राजसूय यज्ञ होता था। अब वाजपेयी यज्ञ दोस्तों राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन होता था, उसे वाजपेयी यज्ञ कहते थे। अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ दोस्तों पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित था। अग्निष्टोम यज्ञ दोस्तों। सोत्रामणि यज्ञ दोस्तों, यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति होती थी। यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी, उसे सोत्रामणि यज्ञ कहते थे। परुषमेघ यज्ञ दोस्तों राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान होता था, उसे परुषमेघ यज्ञ कहते थे। राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य एवं विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान किया जाता था। दोस्तों वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अभ्यास प्रश्न आप लोग थोड़ी पढ़िए, किसी भी बुक से आप अभ्यास प्रश्न उठाइए और लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।